हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है, आप अपने चैनल पे विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पे आपको अपन ने कौन कौन से चैप्टर वन शॉट के अंदर कवर किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आज हम लेके आए हैं आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें मार्किंग लाना बहुत ईजी काम है। और इसको मैंने इतना शॉर्ट कर दिया है कि अपन बस एक बोर्ड के अंदर ही पूरा है इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स है वो अपन को डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे ये लेसन ख़त्म होता है तो आप इसके असाइनमेंट भी मिला सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अपन इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो लेसन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें दिख रही है। ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखो, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सारा का सारा एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी एवरीथिंग अराउंड अस इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके चारों तरफ की हर एक चीज़ क्या होती है, एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट की अगर कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक हो सकता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल या फिर प्लांट। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी एयर और वाटर एक्सेट्रा वगैरह, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो ये समझ में आ गया ना, बायोटिक एबायोटिक। भाई पहली बात ये, एनवायरनमेंट क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग जैसे प्लांट और एनिमल, और नॉन लिविंग थिंग का मतलब जैसे वाटर, एयर, सन हो गया। ठीक है, और सैंड, और अपने पास स्टोन, वुड, ये लोहा वगैरह, मेटल, सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास यहाँ पे एबायोटिक होते हैं, एनिमल और प्लांट को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो सबस्टेंस जो क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। समझ में आ गई। और जो क्या होते हैं डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात। ये इसका मतलब देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वो चीज़ जो एनवायरनमेंट के अंदर गल जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो ना गल पाए उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जो आपको केवल माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। ठीक है, कभी टाइम मिला तो इसका रिव्यू भी अपन लेंगे इसमें। तो अब जैसे कि मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा कि कोई एनिमल अगर मर जाता है तो वो रोड पे पड़ा रहता है और बाद में वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक है, तो वो सबस्टेंस जो सड़ जाए, गल जाए और अपने एनवायरनमेंट से गायब हो जाए और मिट्टी के अंदर मिल जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस बोलते हैं। और जो अपने पास ना गल पाए, ना सड़ पाए, ना मिट्टी के अंदर मिल पाए, उनको अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस बोलते हैं। और ये सारा का सारा काम कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आंखों से ना दिखे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे एग्जाम्पल अगर बायोडिग्रेडेबल के मैं लेऊँ तो जैसे केटल डंग हो गया, ठीक है, गोबर, कॉटन हो गया, जूट हो गया, पेपर हो गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग हो गए, मेटल्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन, रेयन वगैरह, ये हो गए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए, वेस्ट हो गए, जैसे यूरिया और यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं अपने पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब नहीं गलने वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का रिलेशनशिप या इंटरेक्शन अपन जो होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का मतलब हो गया रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इकोसिस्टम अपने पास क्या हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे, एक मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। दो टाइप के इकोसिस्टम। पहली बात ये, इकोसिस्टम का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है और हाथ में मार्कर है, ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूँ, तो हमारा कैसा रिलेशनशिप है, पढ़ाने का हो गया ना। तो ये चीज़ हो गई, तो ये क्या बन गया हमारा, और ये क्या बन गया, इकोसिस्टम बन गया एक। तो इसको अपन इकोसिस्टम बोल देंगे। इकोसिस्टम दो टाइप के हो गए, एक तो मैन मेड इकोसिस्टम हो गया और एक हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। अब जिसमें मैन मेड इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है कि वो इकोसिस्टम जो हम बनाते हैं, जो इकोसिस्टम हम बनाते हैं, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर ये बना के दे रहा हूँ तो ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और ये बोर्ड भी किसी ने क्या है, ह्यूमन ने बनाया, बनाया थोड़ा ही था। ये मार्कर भी किसी ने बनाया था, साई भी किसी ने बनाई थी। तो जो इकोसिस्टम क्या होते हैं अपन बनाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। और एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम,
यानी कि वो इकोसिस्टम जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, वो बना बनाया होता है। ठीक है, वो हमने नहीं बनाया, वो नेचर ने बना दिया। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नेचुरल इकोसिस्टम बोल देंगे। अब मैन मेड में जैसे एग्जांपल आ गया क्रॉप फील्ड, खेत हो गए। अब खेत के अंदर क्या होता है, लिविंग होते हैं प्लांट, और किसान हो गए, जैसे कि ये चीज़ हो गई। तो अपने पास वो कैसा है इकोसिस्टम हो गया, अपने पास मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, एक्वेरियम हो गया। अब एक्वेरियम के अंदर क्या होता है अपने पास, एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, एक्वेरियम होता है जैसे ग्लास का बना हुआ बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, और उसके अंदर आपने मछलियां डाल रखी है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक मैन मेड हो गया अपने पास। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम पे, जो बने बनाए होते हैं। अब वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, और या तो क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इकोसिस्टम होंगे। अब एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो है मरीन इकोसिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी और ओशियन होते हैं ना, वो सारे हो गए। और फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल वगैरह, ये सारे हो गए। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट, ग्रास लैंड वगैरह, ये सारे हो गए। समझ में आ गई, घास के मैदान हो गए, डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो गया, फॉरेस्ट यानी जंगल वगैरह हो गए। ये पहले से ही बने हुए हैं और ये ज़मीन पे बने हैं, इसलिए अपन इसको टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। और मरीन वाले और ये फ्रेश वाटर वाले, ये पानी में रहते हैं ना, पानी का इकोसिस्टम है ये। तो ये इकोसिस्टम कैसा हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी जो इकोसिस्टम हम बनाते हैं वो तो कौन सा हो जाएगा, मैन मेड। और जो नेचर पहले से ही बना के रखी है उसको अपन क्या बोल देंगे, नेचुरल इकोसिस्टम बोल देंगे। अब आते हैं अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। जैसे सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होते हैं जो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, विच मेक फूड। तो जो खाना बनाते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट हो गया। अब प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं ना, तो प्लांट अपने पास क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोड्यूसर है जो खाना बनाते हैं उसको खाने वाले, या प्रोड्यूसर को ही खाने वाले, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। जैसे हर्बीवर हो गया जो घास खाते हैं, कार्निवर्स हो गए जो अपने पास हर्बीवर्स को खाते हैं। ठीक है, या फिर और पैरासिटिक का मतलब क्या हो गया, पैरासिटिक का मैं पहले भी मतलब ये बता चुका हूँ। ठीक है, अपने डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर उसमें मैंने बताया था पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसका खाना चुराते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, उसको पैरासिटिक बोलते हैं। ओमनिवर्स जो क्या होते हैं, घास को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ते हो गए, ये हो गया। अब अपने पास होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर पर या कंज्यूमर पर जब मर जाते हैं, ठीक है, डेथ एंड डिके पे जो अपने पास वहाँ पे रहते हैं, उसको अपन डीकम्पोजर बोलते हैं। समझ में आ गई ना भाई बात। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मर गया तो उसको खाने के लिए या फिर उसको गलाने के लिए अपने पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ छोटे, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो डीकम्पोजर में आ गई। तो अपने पास तीन हो गए, एक तो प्रोड्यूसर जो बनाने वाले, और कंज्यूमर हो जाएंगे खाने वाले, और डीकम्पोजर हो जाएंगे जब ये मर जाएंगे तो इसको ज़मीन में या मिट्टी में मिलाने के लिए अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डीकम्पोजर होते हैं। अब फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन अपने पास क्या होती है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी होती है, वो फूड चेन कहलाती है। जैसे प्लांट है, अब प्लांट को क्या होगा, चूहा खाएगा, चूहे को मान लो स्नेक ने खा लिया, स्नेक को मान लो मैंगनीज यानी कि नेवले ने खा लिया, और नेवले ने मान लो क्या है, मतलब ये है कि ह्यूमन ने क्या कर लिया, नेवले को खा लिया। तो ये अपने पास क्या हो गया, फूड चेन हो गया। ठीक है, तो भाई प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, रेट ने, रेट को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक ने किसको खाया, मैंगनीज ने। ठीक है, और मैंगनीज को किसने खा लिया, मान लो ह्यूमन ने खा लिया। तो यहाँ पे प्लांट तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो गया। रेट, रेट अपने पास क्या होता है, ये होता है अपने पास प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। मैंगनीज क्या हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा अपने पास टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसे ही अपने पास ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन को अपन बोल देंगे क्वार्टनरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर होते हैं अपने पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी। ठीक है, ये कंज्यूमर हो गए। फिर उसके पास क्या होता है, अपने पास 10% का एक लॉ चलता है। ठीक है, कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो प्लांट होते हैं ना, वो सन की क्या करते हैं, बस 1% एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है,
प्लांट होते हैं ना, वो अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पे केवल सन की 1% एनर्जी को क्या होते हैं, गेन करते हैं, ले लेते हैं 1% एनर्जी को। और उसके बाद क्या होते हैं अगले, ये सारी जो क्या होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो ये अपने पास ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और इन ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या होती है, फ्लो करती है। प्लांट की एनर्जी है वो रेट में जाएगी, रेट की एनर्जी स्नेक में जाएगी, स्नेक की एनर्जी मैंगनीज में, मैंगनीज की ह्यूमन में। तो ऐसे क्या होगा, अपने पास एनर्जी है वो फ्लो होती रहेगी ऐसे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। जैसे ये रेट से स्नेक, स्नेक से मैंगनीज, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी क्या होगी, फ्लो करेगी। और इसमें 10% लो चलता है। 10% लो का क्या मतलब हो गया कि एनर्जी क्या होगी, हर ट्रॉफिक लेवल के बाद क्या होगी, 10% है वो अगले ऑर्गेनिज्म में जाती है, बाकी 90% क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को चलाने के लिए यूज में लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जैसे प्लांट मान लो सन से एनर्जी आ रही है कितनी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितनी आ रही है, 1,00,000 जूल आ रही है, ठीक है। 1,00,000 जूल एनर्जी क्या हो रही है अपने पास, सन से आ रही है। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट 1,00,000 का बस 1% एनर्जी क्या होगा, अपने अंदर ले लेगा। अब 1,00,000 की 1% एनर्जी कितनी होगी, आप बता सकते हो क्या? 1,00,000 है अपने पास, और इसका 1%, 1% कितना होगा भाई बताओ? ये हो जाएगा अपने पास मात्र 1000 जूल। तो 1000 जूल एनर्जी किसको मिल जाएगी, 1000 जूल एनर्जी मिलेगी किसको, प्लांट को। अब जैसे ही क्या होगा, प्लांट को रेट खा लेगा, यानी चूहा खा लेगा, तो बस 10% एनर्जी आगे फ्लो करेगी, ठीक है। कितनी करेगी, 10। अब 1000 का 10% निकाल लो, 1000 का 10% कितना हो जाएगा बताओ? ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी 100। तो 100 जूल किसके पास आ गई, 100 जूल आ गई रेट के पास। अब रेट से जब रेट को जब स्नेक खा लेगा तो वापस 10% एनर्जी स्नेक के अंदर जाएगी। अब 100 का 10 अपने पास 100 का 10% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी 10। तो 10 जूल एनर्जी स्नेक के पास आ गई। अब 10 जूल एनर्जी जब क्या करेगा, मैंगनीज, मतलब ये स्नेक को जब मैंगनीज खा लेगा तो 10 जूल का आगे फिर 10% क्या होगा, फ्लो करेगा। तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे वापस कर लो आप। तो 1%, यानी अब अपने पास 1 जूल एनर्जी किसके पास आ गई, मैंगनीज के। और मैंगनीज से जब अपने पास ह्यूमन पे आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 10% एनर्जी ह्यूमन में जाएगी 1 जूल की। तो 1 जूल का 10% कितना हो जाएगा बताओ? ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 0.1। तो अपने पास क्या होगा, 0.1 जूल एनर्जी किसके पास रहेगी, ह्यूमन के अंदर रहेगी। तो पहले क्या होता है, सन की 1% एनर्जी प्लांट गेन करता है और फिर अगले ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी। जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट को जब रेट खाएगा तो 10% एनर्जी ही जाएगी, इसको बोलते हैं 10% लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का यहाँ पे क्या अर्थ है बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो प्लांट के अंदर मेरे पास कुछ जहरीला पदार्थ था, अब वो जहरीला पदार्थ जाएगा रेट में, और अब रेट के अंदर भी मान लो कुछ जहरीला पदार्थ है, तो प्लांट और रेट दोनों का जो जहरीला पदार्थ होगा वो किस में जाएगा, स्नेक में जाएगा। अब प्लांट, रेट और स्नेक का जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा वो किस में जाएगा, मैंगनीज में जाएगा। अब इन चारों का अपने पास जो भी अपने पास क्या होगा, हार्मफुल सब्सटेंस होगा, वो ह्यूमन में चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ह्यूमन लगभग क्या होते हैं अपने पास सारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिला के सबको अगर अपन देखें तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस आता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है, इसलिए अपने शरीर के अंदर ज़्यादा क्या है, एडवांस लेवल के क्या लगे हुए हैं, अपने पास ऑर्गन लगे हुए हैं जो अपने शरीर की सफाई करते हैं। तो जो ये हार्मफुल सब्सटेंस एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब आ जाओ अपने पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में, जिसमें से सबसे पहला आता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन अपने पास क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है अपने पास O3। क्या होता है, O3, ये ओजोन होती है। और ओजोन क्या होती है, अपने आसमान में है, और ये क्या करती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, UV रेज, उनसे अपने को बचाती है। अगर ओजोन ना हो तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये डायरेक्ट अपने स्किन पे गिरेगी, जिससे स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, और आंखों में से क्या हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर जिसको अपन मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरेक्ट,
ठीक है। तो कैटरेक्ट नाम की बीमारी हो सकती है अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अपने ऊपर प्रभाव डाले। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे मान लो अपने पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनती है, धुआं होता है वो फैक्ट्री का जो अपने यहाँ पे स्काई वगैरह में छोड़ दिया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज है ना वो क्या होती है अपने अर्थ पे आ जाती है, क्योंकि ओजोन की लेयर क्या हो जाती है, ओजोन की लेयर में होल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि कुछ होल है वो अपन को दिखे। और ओजोन में देखो होता क्या है कि एक ओजोन होती है ना, एक ओजोन, उसका अगर अपन बात करें तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लगभग क्या होता है 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। होता क्या है कि जैसे ही O3 है वो क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो अपने पास क्या होता है यहाँ पे O2 प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा अपने पास ये आगे से आगे, आगे से आगे से आगे से ये टूटता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चेन है वो टूट जाएगी, जिससे ओजोन क्या हो जाएगी फट जाएगी, और उससे अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है अपने यहाँ पे आती है अर्थ पे, और अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ाती है। तो ये होती है ओजोन डिप्लेशन लेयर। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसको ध्यान में रखा गया तो इसकी जो मेन जो कारक होती है ना ओजोन डिप्लेशन की, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर वगैरह इनमें फ्रिजों में यूज़ होता है। तो बाद में है वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उन्होंने सहमति दी और इस मतलब फ्रिज में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी में वगैरह इनमें क्या हो गई फिर बंद कर दी, ठीक है। अब क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उतनी नहीं है अपने ये है कि जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनके अंदर अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं आती, कुछ दूसरा फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जिससे क्या हुआ ओजोन डिप्लेशन है वो कुछ हद तक रुक गया। तो ये अपने पास इसका क्या हो गया समाधान हो गया। फिर आता है गार्बेज डिस्पोजल। अपन को भी पता है कि हर जगह पे क्या होता है कि गंदगी है वो, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या होती है गंदगी भी बढ़ती है, ठीक है। जो अपने पास जिसको अपन क्या बोलते हैं गार्बेज बोलते हैं। तो गार्बेज को अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे गार्बेज बढ़ता है तो गार्बेज को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का क्या मतलब होता है, ओपन डंपिंग का मतलब ये होता है कि किसी खुली जगह पे, शहर के बाहर कोई खुली जगह है और उस खुली जगह में क्या होना कचरा इकट्ठा करना, वो क्या होता है अपने पास ओपन डंपिंग होता है। तो ये भी क्या हो गया गार्बेज जो डिस्पोजल है उसको मेंटेन करने का एक तरीका है, पर ये उतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह क्या होती है खुले में रहती है, जिससे एनिमल वगैरह क्या होते हैं उसको खा लेते हैं और उनका क्या होता है गला होता है वो क्या होता है अपने पास रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है वो बंद हो जाता है और दम घुटने से क्या होती है जानवरों की मौत हो जाती है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे हैं कि जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह, ये भी इसका क्या होता है एक कारक होता है। नेक्स्ट है अपने पास लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है जैसे कोई खदान है, ठीक है, और उस खदान में क्या है कि काम बंद हुआ है और बहुत बड़े मान लो गड्ढे हैं उसमें, तो उन गड्ढों को क्या करना गार्बेज से भर देना, और बाद में जैसे वो पूरा गड्ढा एकदम भर जाएगा गार्बेज से कचरे से, तो उसको क्या करना अपने पास मिट्टी से बंद कर दो उसको, ठीक है। जिससे क्या होगा अपने पास एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा और एनिमल भी उसको नहीं खाएंगे। ये होती है लैंड फिलिंग, ठीक है। गड्ढों के अंदर गार्बेज डाल के उसको बंद मतलब ढक देना, उसको अपन क्या बोलते हैं लैंड फिलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिटिंग। अब यहाँ पे जो अपने पास कंपोजिशन ये जो है कंपोजिटिंग है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है जैसे वेजिटेबल के छिलके हो गए या फिर और भी बहुत सारे ऐसे तरीके जो अपने पास क्या होते हैं यहाँ पे जो गलने वाले होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। उनको अपन क्या करते हैं एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और ऊपर को आता है मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे फिर वो क्या होता है गलने के बाद मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है न्यूट्रिशन पूरा इकट्ठा हो जाता है और बाद में अपन वो एज ए मैन्योर खाद के जैसे किसानों को दे सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग का क्या मतलब होता है, रीसाइक्लिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने पास ऐसी चीज़ जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक बैग हो गए, तो इनको एक बार यूज़ करके फेंकना नहीं चाहिए। एक बार यूज़ कर दिया वापस यूज़ कर लो। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल आप लेके जाते हो, जैसे ही उसमें से पानी खत्म होता है तो आप फेंक देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस बोतल को वापस यूज़ में लो पानी भरने के लिए या फिर किसी अदर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है रीयूज़, ठीक है भाई। रिसाइकलिंग का मतलब तो क्या हो गया अपने पास है अच्छा रीयूज़ मैंने बता दिया क्या, हाँ तो ये रीयूज़ हो गया। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है पुनःचक्रण, ठीक है। रीयूज़ का मतलब तो वापस यूज़ में ले लो। रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे प्लास्टिक हो गया और वगैरह हो गए, तो इनको रिसाइकल करके अपन क्या कर सकते हैं और भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें बना सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपका चैप्टर हो गया
अपने पास समाप्त और एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।